अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक में हमने देखा था बायोलॉजी ने 3 फ्रंट्स के ऊपर ह्यूमन बींग्स की बहुत खिदमत की है। उनमें से एक था इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, दूसरा डिजीज़ कंट्रोल और तीसरा था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ कंट्रोल को। तो बायोलॉजी ने डिजीज़ कंट्रोल में ह्यूमन बीइंग की कैसे हेल्प की है, डिजीज़ कंट्रोल में बायोलॉजी ने कैसे हेल्प की है। बायोलॉजी ने 3 तरीक़ों से डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बीइंग की हेल्प की है। उनमें से पहला तरीका है प्रिवेंटिव मेजर्स। बायोलॉजी ने हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि किस बीमारी से कैसे बचना है। और दूसरा तरीका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का भी बताया है। वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे। और तीसरा जो तरीक़ाकार है या तरीका इलाज है जिसको डिजीज़ कंट्रोल कहते हैं, वो है ड्रग ट्रीटमेंट। मेडिसिन्स की मदद से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो इलाज किया जाता है, उसको ड्रग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। मशहूर मकूला है, मुहावरा है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। यानी कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी परहेज़ इलाज से बेहतर है। इस टॉपिक में चूंकि हम परहेज़ के मुतालिक देख रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के मुतालिक देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स, हम किसी भी डिज़ीज़ से बच सकते हैं अगर हमें 2 चीज़ें मालूम हों। एक, हमें उस बीमारी का काजेटिव एजेंट यानी उसकी काज मालूम हो, उसका काजेटिव एजेंट कौन काज करता है ये बीमारी, ये मालूम हो। दूसरी चीज़, उस काजेटिव एजेंट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन या उस बीमारी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे मुंतकिल होती है एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद शख्स तक, ये मालूम हो तो हम बीमारी से बच सकते हैं। बायोलॉजी ने हमें मुख्तलिफ बीमारियों के काजेटिव एजेंट्स भी बताए हैं और हमें उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताया है। ये बताकर हमें बायोलॉजी ने बीमारियों से प्रिवेंट किया है। हम यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक डिज़ीज़ है, एक वायरल डिज़ीज़ है जिसकी काज है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है ये एक काज है इस डिज़ीज़ की। ये काज हमें किसने बताई? बायोलॉजी ने। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताया। हमें बताया बायोलॉजी ने कि ये फ्लूइड एक्सचेंजेस से मुंतकिल होता है, एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद शख्स तक। जो HIV है ये फ्लूइड एक्सचेंजेस से मुंतकिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुंतकिल होता है, ये खून की मुंतकिली से मुंतकिल होता है। एक बीमार शख्स अगर किसी सेहतमंद को ब्लड डोनेट करता है तो उस ब्लड में अगर HIV है, यानी वो पेशेंट एड्स का पेशेंट था, तो उसमें HIV होगा और वो सेहतमंद को जाके भी बीमार कर देगा। और जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस होती हैं, ये जो इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर्स सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, एक शख्स को इंजेक्शन लगाया, वही सिरिंज किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल की तो उसमें HIV मुंतकिल हो गया। तो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, ये जो आलूदा सिरिंजेस हैं, ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सिरिंज एक मरतबा इस्तेमाल करके उसको तर्क कर देना चाहिए। और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी रीयूज़ से पहले इनको स्टेरलाइज कर लेना चाहिए। तो ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक शख्स की सर्जरी की, फिर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से बिना स्टेरलाइज किए, बिना उसको जरासीमों से पाक किए दूसरे की कर दी, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ये HIV फैल सकता है। तो हमें बायोलॉजी ने एड्स का काजेटिव एजेंट भी बताया और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताया। हम इस बीमारी से अब बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल है जो हमारे पास, वो है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस नाम से ज़ाहिर है ये लिवर का इन्फेक्शन है। इसकी 7 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में इन डिटेल पढ़ेंगे। ये जो हेपाटाइटिस है ये भी एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। इसका काजेटिव एजेंट है H वायरस यानी हेपाटाइटिस वायरस।
ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी यही वाला है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुंतकिल होता है, ये कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से मुंतकिल होता है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी एक शख्स से, एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद तक मुंतकिल होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो HIV है ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी मुंतकिल होता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल फ्लूइड्स के एक्सचेंज से भी, जबकि जो H वायरस है ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से मुंतकिल नहीं होता। तो बायोलॉजी ने हमें डिफरेंट डिजीज़ के काजेटिव एजेंट्स और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस बताकर हमारी बहुत हेल्प की है कि हम बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। डिजीज़ कंट्रोल में जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, उसको हम देखते हैं। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, हम देखेंगे वैक्सीनेशन की डेफिनेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वैक्सीन्स, इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन्स, इनऑक्यूलेशन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स देना लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, किस लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं? टू डेवलप इम्यूनिटी, ताकि उस शख्स के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। किस लिए इम्यूनिटी? अगेंस्ट आ स्पेसिफिक या अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज़, वो बीमारी जो जरासीमों से लगती है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो इन्फेक्शन से होती है, उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो वैक्सीन्स, जो केमिकल्स दिए जाते हैं, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। हम देखेंगे वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स क्या हैं बेसिकली, ये भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली वैक्सीन्स वीकेंड यानी कमज़ोर किए हुए, जिसको आप एटेनुएटेड भी कह सकते हैं, या डेड, या आप कह लें सेमी डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ डिजीज़, एक डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि वीक किए हुए हैं या उनको डेड किया हुआ है, उनको इनॉकुलेट करना। बल्कि मुझे लिखना चाहिए वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन्स आर वीकेंड, एटेनुएटेड, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ डिजीज़ और प्रोटीन्स ऑफ दोज वायरसेस, उन वायरसेस की जो एक ख़ास डिजीज़ को काज करते हैं, उनकी प्रोटीन्स को भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी वैक्सीन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एड्स का काजेटिव एजेंट HIV है, तो आप HIV को डेड कर लें, सेमी डेड कर लें, या इसको वीक कर लें, कमज़ोर कर लें और इसको इनऑकुलेट करें, इंजेक्ट करें किसी शख्स के अंदर, तो उस शख्स के अंदर इम्यून सिस्टम पैदा होगा, वाइट ब्लड सेल्स पैदा होंगे, इम्यूनिटी पैदा होगी, जिसके ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी उस खास वायरस के ख़िलाफ़। तो वो जब एक दफ़ा इम्यून सिस्टम पैदा हो गया तो फिर जिंदा वायरस उसी बीमारी का जब दाखिल होगा तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बन चुका होगा, प्रिपेयर्ड होगा, वो उस वायरस पर गलबा पा लेगा, उस वायरस को काबू कर लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको नलीफाई कर देगा, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स to develop immunity against an infectious disease is called as vaccination, as the immune system develops against a specific causative agent of a disease. So this process is also called as immunization. इसकी हिस्ट्री और इसकी डिटेल्स में जाने से पहले एक और टर्म यहाँ पे दी गई है, शॉट्स। आमतौर पे ये लफ्ज़ शॉट्स या वैक्सीनेशन शॉट्स ये टर्म बोली जाती है। क्या मतलब होता है वैक्सीनेशन शॉट्स का? जैसे एक बच्चे की बर्थ होती है तो उसको रिपीटेड वैक्सीन्स दी जाती है, उसकी रिपीटेड वैक्सीनेशन की जाती है। द वैक्सीनेशन शॉट्स मीन रिपीटेड वैक्सीनेशन आफ्टर रेगुलर और स्पेसिफिक इंटरवल्स इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन शॉट्स। बच्चे की बर्थ पर उसको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, फिर 1 से 2 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, इस तरीके से ऐसी वैक्सीनेशन को वैक्सीनेशन शॉट्स कहा जाता है। यानी administration of vaccines after regular intervals or repeated vaccination after regular or specific intervals is called as vaccination shots। अब थोड़ा सा हम इस लफ्ज़ पे फोकस करते हैं। ये जो लफ्ज़ वैक्सीनेशन है इसका क्या मतलब है?
हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी इस टॉपिक में देखेंगे। मज़ीद डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये तरीका इलाज 1796 में पहली मरतबा डिस्कवर हुआ। एडवर्ड जेनर जो कि एक इंग्लिश फिजिशियन थे, एक इंग्लैंड के रहने वाले एक डॉक्टर थे, 1796 में उन्होंने ये तरीका इलाज पहली मरतबा डिस्कवर किया। उस ज़माने में एक बीमारी स्मॉल पॉक्स के नाम से बहुत ज़्यादा इंसानों को नरगे में लिए हुए थी, जिसको उर्फ़ आम में चीचक की बीमारी भी कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स। ये जो लफ्ज़ पॉक्स है बेसिकली इसके स्पेलिंग्स POCKS भी होते हैं, जिसका मतलब होता है लायंस, ब्लिस्टर, स्किन के ऊपर जो छाले बन जाते हैं तो उनको पॉक्स कहा जाता है। ये स्मॉल पॉक्स उस ज़माने में एक ख़तरनाक वबा एपिडेमिक की सूरत में दुनिया में फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही थी। तो एडवर्ड जेनर ने इसका इलाज करते हुए कुछ लोग जो कौ की मिल्किंग करते हैं, कौ का दूध दोहते हैं, उनके हाथों के ऊपर एक स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते ब्लिस्टर्स या लायंस अपीयर हो जाते हैं, जिनको कौ पॉक्स कहा जाता है। मैं फिर से बता दूं, वो लोग जो मिल्क मेड्स हैं, जो गवाले वगैरह होते हैं या जो गाय का दूध दोते हैं, उनके हाथों के ऊपर ये लायंस अपीयर होते हैं, उस डिज़ीज़ को कौ पॉक्स। तो एडवर्ड जेनर का ख्याल था कि कौ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स मिलते जुलते वायरसेस होंगे। तो इन्होंने एक 8 साला बच्चे को लिया जिसका नाम था जेम्स फिप्स। जेम्स फिप्स एक 8 साला बच्चा था। एडवर्ड जेनर ने कौ पॉक्स लायन, एक मिल्क मेड के हाथ से कौ पॉक्स लायन से पस निकाली, पीप निकाली और उस पस को जेम्स फिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, इनऑक्यूलेट कर दिया और 6 हफ्ते तक इंतज़ार किया। ये 14 मई 1796 में किया और 30 जून यानी तकरीबन 6 हफ्तों 1.5 महीने के बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स लायन से स्मॉल पॉक्स पस ली, पीप ली और उसको जेम्स फिप के बॉडी में इंजेक्ट किया। जहाँ पर इंजेक्ट किया था वहाँ पे एक छोटा सा ब्लिस्टर नमूदार हुआ जो कि बाद में ख़त्म हो गया और जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसके बाद एडवर्ड जेनर ने 23 और लोगों के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब रिजल्ट्स आए। चूँकि लैटिन लैंग्वेज में कौ को वैका कहते हैं, कौ को वैका कहते हैं, तो वैका से ये लफ्ज़ वैक्सीनेशन निकला। चूँकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देता है, इस तरह इसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। शॉर्ट्स के बारे में मैं आपको बता दिया। ये थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जो सारा क्रेडिट जाता है एडवर्ड जेनर को। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, अगर आज के दौर में एडवर्ड जेनर होते तो ह्यूमन के ऊपर किसी तरह की एक्सपेरिमेंटेशन डायरेक्ट उन्हें नहीं करने दी जाती। ये पहले माइस के ऊपर या दूसरे मैमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर ट्रायल्स ह्यूमन्स के ऊपर किए जाते हैं। जैसे आजकल कोविड-19 है तो डायरेक्ट कोरोना वायरस किसी इंसान में इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। बाद में ये रूल्स और रेगुलेशन आ गया इंटरनेशनल लेवल पे कि अब डायरेक्ट ह्यूमन्स को मॉडल एनिमल के तौर पे नहीं लिया जा सकता। गिनी पिग्स को लिया जाता है, माइस को लिया जाता है और बहुत सारे एनिमल्स को लिया जाता है। एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि एडवर्ड जेनर के बाद इस वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के तरीके को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा नाम है वो है लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर भी एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन्होंने इस तरीका इलाज को मज़ीद आगे बढ़ाया। ये था हमारा आज का टॉपिक। आखिरी लेक्चर जो हमारा ड्रग ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर है वो नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।